जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर कमल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। सेरेब्रल पॉल्सी सीरीज को कंक्लूड करते हुए आज हम बात करेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीपी के बारे में। पिछले वीडियोस में जैसा कि आपने देखा टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी एंड रिस्क फैक्टर्स और कॉमन सिम्टम्स क्या रहते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज उसको कंक्लूड करते हुए हम बात करेंगे कि सीपी का डायग्नोसिस कैसे हो सकता है और क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा बच्चे में अगर सेरेब्रल पॉल्सी हो गया है। आशा करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इस इंफॉर्मेशन को पूरा समझ पाएंगे। हाउ इज सेरेब्रल पॉल्सी डायग्नोज्ड? कभी कभी डॉक्टर्स जो हैं वो बच्चों में मामूली चेंजेस को धीरे धीरे ही महसूस कर पाते हैं। जैसे कि अगर 9 महीने का छोटा बच्चा है तो उसके अंदर डिले को डायग्नोज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू एक 2.5 साल के बच्चे में। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों में डायग्नोसिस एक एज के बाद ही पूरा हो पाता है। मोस्ट चिल्ड्रन विद सीपी आर डायग्नोज बाय द टाइम दे आर 2 years ओल्ड। कॉमनली 2 years तक की एज में बच्चों का डायग्नोसिस हो जाता है। कभी कभी कुछ बच्चों में जो सिम्टम्स होते हैं वो माइल्ड फॉर्म में मौजूद रहते हैं, तो उनमें 4 से 5 साल तक की उम्र तक भी डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं टेस्ट फॉर सेरेब्रल पॉल्सी। बच्चे में सीपी होने के साथ ही आपको सजेस्ट करा जाता है कि आप एक न्यूरोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को अपने बच्चे को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। बच्चे में ब्रेन डैमेज जो है उसकी वजह से मोटर डेवलपमेंट के साथ साथ कभी कभी सीजर्स की प्रॉब्लम भी देखी जाती है और दूसरे कुछ सिम्टम्स भी होते हैं जिनकी मेडिकेशन उतनी ही ज़रूरी है जितना कि बाकी चीज़ें। कभी कभी सीजर्स की मेडिसिन मिस होने की वजह से भी बच्चे में सीपी के सिम्टम्स जो होते हैं वो एग्रावेट हो सकते हैं। डॉक्टर्स फिजिकल एग्जामिनेशन से भी बच्चे की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो मूवमेंट्स एक नॉर्मल बच्चे की तरह है या उसमें किसी तरह की कोई वेरिएशन है। वो उन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे जो एक नॉर्मल बच्चा आपके बच्चे की एज तक कर रहा होता है, स्पेशली मूवमेंट से रिलेटेड, और उसकी बॉडी टोन पे फोकस ज़्यादा रखा जाता है। इसी के साथ कुछ टेस्ट भी होते हैं जो हमें इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने में हेल्प करते हैं। ये कॉमन टेस्ट हैं। ब्लड टेस्ट के थ्रू हम बच्चों में उन प्रॉब्लम्स को रूल आउट कर सकते हैं जो सेरेब्रल पॉल्सी के जैसे दिखती हैं, जिसमें सबसे कॉमन हमारी मस्कुलर डिस्ट्रोफी रहती है। सीटी स्कैन के थ्रू हम ब्रेन के अंदर हुए डैमेज को डायग्नोज कर सकते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई भी हमें हेल्प करता है उस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, स्पेशली जब डैमेज जो है वो बहुत माइनर रहता है। उन कंडीशन में हमें एमआरआई काफ़ी हेल्प करता है। एमआरआई इज़ मोर एक्यूरेट देन अ नॉर्मल सीटी स्कैन। ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये बच्चों में हेल्प करता है एपिलेप्सी या दूसरी कंडीशंस को रूल आउट करने में या उनकी प्रेजेंस को जानने में। स्पेशली जो सीजर्स की दिक्कत रहती है उसको कंफर्म करने के लिए हमें ईईजी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि सीपी के बच्चों में सीजर्स बहुत माइनर फॉर्म में भी रहते हैं जो कॉमनली मिस हो सकते हैं, तो ईईजी उन केसेस में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट फॉर सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में। बच्चे का डायग्नोसिस होने के बाद अर्ली ट्रीटमेंट उसकी कंडीशन को काफ़ी बेहतर कर सकता है। फोकस होना चाहिए बच्चे की मूवमेंट को इम्प्रूव करने में, पेन कम करने में और एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को करवाने में। हर बच्चे की कंडीशन अलग हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चे में जो प्रॉब्लम है वही सेम प्रॉब्लम दूसरे बच्चे में होगी और एक बच्चे का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दूसरे बच्चे में फॉलो हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बच्चे का डायग्नोसिस होने के बाद हमें न्यूरोलॉजिस्ट और डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस को तो दिखाना ही होता है। उनके अलावा कुछ और प्रोफेशनल्स भी हैं जिनकी हेल्प से हम अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट विल हेल्प योर चाइल्ड learn how to move with better balance, strengthen their muscles and maintain their current muscle tone.
फिजियोथेरेपी का फोकस रहेगा बच्चे की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करने में, उसकी रेंज को इम्प्रूव करना और बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन पे काम करने में। इसमें स्ट्रेचिंग कराई जाती है जिससे कि स्पैज़म्स या जो अकड़न है वो थोड़ी कम होती है। उसी के साथ में एक्सरसाइज का प्रोग्राम बनाया जाता है प्रॉपर, जो बच्चे के लिए डिफरेंट रहता है। नेक्स्ट आते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं फाइन मोटर स्किल्स में, जैसे कि हैंड फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, जो बच्चे की एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में हेल्प करेगा, जैसे कपड़े पहनना, टीथ ब्रश करना, खाना खाना, ग्लास से पानी पीना, एट्सेट्रा। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन एक्टिविटीज़ के अंदर आपके बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, और स्कूल में होने वाली कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर कैसे बच्चा उसको पार्टिसिपेट कर पाए उसके लिए भी वो हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ओटी हेल्प करते हैं फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने में, जिससे कि बच्चे की एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग बेटर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पीच थेरेपिस्ट। सेरेब्रल पॉल्सी में ओरोमोटर मसल्स भी अफेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे की स्पीच एंड लैंग्वेज अफेक्ट हो सकती है, खाने पीने में उसे दिक्कत महसूस हो सकती है, हो सकता है पूरा टाइम सलाइवा मुंह से गिरता रहे। तो स्पीच थेरेपिस्ट हमें हेल्प करते हैं उनकी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन को बेटर करने में। कभी कभी कुछ बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट में स्पीच थेरेपिस्ट की हेल्प होती है, और अगर बच्चा हमारा बोल नहीं पा रहा है उसमें स्पीच थेरेपिस्ट हमारी हेल्प करते हैं अलग वेज ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप करने में, जैसे कि साइन लैंग्वेज या किसी तरह के कम्युनिकेशन एड्स और डिवाइसेस बनाने में, जो बच्चे को कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगे। इसके साथ में कभी कभी टंग कंट्रोल और ओरोमोटर फंक्शन इंप्रूव करने में भी स्पीच थेरेपिस्ट की हेल्प ली जाती है। अब बात करेंगे हम डिवाइसेस, एड्स एंड एडेप्टेशंस के बारे में। किसी तरह के डिवाइसेस जैसे कि ब्रेस या स्प्लिंट हमें हेल्प कर सकता है बच्चे को वॉक करने में, उसकी आर्म्स या लेग्स को एक प्रॉपर पोजीशन में मेंटेन करके रखने में, जिससे कि स्पास्टिसिटी कम होती है और रेंज ऑफ मोशन बेटर हो जाती है। अदर इक्विपमेंट्स लाइक स्पेशल चेयर्स कैन हेल्प मेक योर चाइल्ड मोर कंफर्टेबल व्हेन दे सिट। स्पेशलाइज सीपी चेयर बच्चे की हेल्प करती है सिटिंग इंप्रूव करने में। कुछ बच्चों में हमें वॉकर या व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट रहती है, जो उन्हें बाहर जाके मूव करने में हेल्प करती है, जैसे कि जब वो घर से बाहर जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, तो उस तरह की व्हील चेयर्स हमें हेल्प करती हैं उनको मूव करने में। इसी के साथ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कम्युनिकेट करने में बच्चों की हेल्प करते हैं। वॉइस सिंथेसाइजर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं बच्चे को बोलने में, स्पेशली उन बच्चों में जिसमें स्पीच है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। इन्हीं के साथ वी हैव स्पेशल मेड टूल्स लाइक फोक्स टू पेंसिल्स टू मेक एवरीडे टास्क ईजियर। मॉडिफाइड फोक्स, पेंसिल, पेन एट्सेट्रा भी अवेलेबल हैं जो बच्चों को हेल्प करते हैं रोज़ की एक्टिविटीज़ करने में। अब बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। सीपी की वजह से कॉमनली बच्चों में स्पास्टिसिटी देखी जाती है, यानी कि मसल में टाइटनेस है। तो उस टाइटनेस को रिड्यूस करने के लिए कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं जो हमारे ऑर्थोपेडिशियंस या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस या चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे की मसल की टोन थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी और वो हेल्प मिलेगी उसको फिजियोथेरेपी के थ्रू मूवमेंट को इम्प्रूव करने में। ये मेडिसिन डिपेंड करती हैं कि बच्चे के सिम्टम्स कैसे हैं और उसकी कंडीशन की सीवियरिटी क्या है। कुछ मेडिसिन जो हैं वो सिरप्स या टैबलेट्स की फॉर्म में दी जाती हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन बच्चों की मसल्स में इंजेक्ट करी जाती हैं, जिसमें सबसे कॉमन हमारी बोटॉक्स ट्रीटमेंट रहता है। बोटुलिनम टॉक्सिन को बोटॉक्स कहते हैं। उसके इंजेक्शंस या शॉट्स मसल्स के कुछ फाइबर्स को दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उस मसल में माइनर रिलैक्सेशन डेवलप हो जाती है और वो हेल्प मिलती है फिजियोथेरेपी के थ्रू उस स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए। इसी के साथ एक मेडिकेशन जो नर्व ब्लॉक के फॉर्म में यूज़ होती है, जिसमें नर्व्स के थ्रू जो एक्स्ट्रा करंट जा रहा है जिसकी वजह से स्पास्टिसिटी हो रही है, उसको कम करने के लिए उन नर्व्स के अंदर ब्लॉक्स कर दिया जाता है या नर्व्स की सप्लाई को कम कर दिया जाता है। इससे भी स्पास्टिसिटी कम करने में हेल्प मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सर्जरी।
कुछ बच्चों में स्पास्टिसिटी होने की वजह से टाइटनेस रहती है और उस टाइटनेस की वजह से कॉन्ट्रैक्चर्स या डिफॉर्मिटीज़ भी डेवलप हो जाती हैं। उन कॉन्ट्रैक्चर्स और डिफॉर्मिटीज़ को हम फिजियोथेरेपी या एड्स की हेल्प से ठीक नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभी हमें सर्जरी से उसको ठीक करने में हेल्प मिलती है। सर्जरी से हम कुछ मसल्स को या टेंडन्स को लेंथन कर देते हैं, उनकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है वो बेटर हो जाएगी और पेन जो है बच्चे का वो कम हो जाता है। हाउएवर ये सर्जरीज बहुत छोटे बच्चों के अंदर कॉमनली नहीं करी जाती हैं और एक प्यूबर्टल एज क्रॉस करने के बाद ही बच्चों में सर्जरीज एडवाइजेबल रहती हैं। दिस कैन हेल्प इंश्योर दैट द सर्जरी डजंट लीड टू लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। कुछ बच्चों में स्पास्टिसिटी का कंट्रोल नहीं हो पाता है फिजियोथेरेपी और मेडिसिन के साथ में भी, तो उस केसेस के अंदर उस स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए नर्व्स के अंदर भी सर्जरी करी जाती है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉलम में उन नर्व्स को कट कर दिया जाता है जिससे कि स्पास्टिसिटी हो रही है। दिस कैन हेल्प द प्रॉब्लम मसल्स रिलैक्स एंड इट मे लीड टू लेस पेन। तो बेसिकली जो मसल्स में इशू आ रहा है उनकी नर्व्स को कॉमन भाषा में अगर समझें तो हम कट कर देते हैं, जिससे कि उसमें स्पास्टिसिटी या टाइटनेस कम हो जाती है और बच्चे का पेन भी कम हो जाता है। आज हमने सेरेब्रल पॉल्सी सीरीज को कंक्लूड कर दिया है और कोशिश की है आपको ट्रीटमेंट को डिटेल्स में समझाने की। अगर बच्चे में सीपी हो गया है तो उस बात को लेकर परेशान होने से कोई समाधान नहीं होगा। आप अपने बच्चे की लिमिटेशंस को कम करने के लिए प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। प्रोफेशनल हेल्प के साथ आप फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट को यूज़ कीजिए। उन पेरेंट्स के टच में आए जिनके साथ ऑलरेडी बच्चे सीपी के हैं और जो उनको अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। उनकी पॉजिटिविटी से हमें भी पॉजिटिविटी मिलेगी और घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने से बच्चे में भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सीपी के बच्चे भी अपनी लिमिटेशंस के साथ में आपके साथ हर वो काम करने की कोशिश कर सकते हैं जो दूसरे बच्चे करते हैं। हमें किसी भी तरीके से अपने बच्चे को कम नहीं समझना चाहिए, उसको हेल्प करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने में। प्रोफेशनल्स की हेल्प से हम अपने बच्चे की लिमिटेशंस को कम कर सकते हैं और उसको हेल्प कर सकते हैं अपना पोटेंशियल अचीव करने में। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगली बार फिर किसी और जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।